हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो हम लोग बैंकिंग पढ़ने वाले हैं आज। इकोनॉमी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर बैंकिंग। इसके बारे में बात करेंगे पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि बैंकिंग काम कैसे करती है, वो सारा सारा सा पूरा है ना। तो बैंकिंग सिस्टम सर पूरा एक बात। देखो बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी, मेन चीज़ ये आती है। जो पहला सवाल बनता है वो ये कि सर बैंकों की जरूरत क्या पड़ती है अपने को, कि बैंक होनी ही क्यों चाहिए, बैंक की नीड ही क्या है, यानी बैंकों का एवोल्यूशन क्यों हुआ, रीजन क्या था उसका। तो मेन रीजन तो थोड़ा सा अपने को बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, पहले के ज़माने में अपन देखते थे जमींदार सिस्टम चलता था पूरा, कि गांव में जो साहूकार लोग होते थे, पैसे वाले होते थे, वो लोगों को ब्याज पे देते थे पैसा, और वो उनसे बहुत मोटा इंटरेस्ट लेते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे उनसे। आज भी इतने गाँव में सर आज भी एग्जिस्ट करती है वो सब चीज़ें। इनफॉर्मल जो सिस्टम है पूरा पूरा, तो उस सिस्टम को फॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए बैंकों की जरूरत पड़ी। यानी लूटपाट भी खूब होती थी, तो लोगों के पास, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, और किसी को उधार चाहिए तो वो इनसे उधार मांग सकता है। सर सिंपल सी बात। इसके लिए बैंकें एग्जिस्ट हुई ना। हिस्ट्री पे जाएँ, बैंकें जो हैं इंडिया में आज़ादी से बहुत पहले भी चल रही थी, 1683 वगैरह में स्टार्ट हो गई थी। जैसे आपकी हिंदुस्तान बैंक के बारे में कहा जाता है, मद्रास बैंक के बारे में कहा जाता है, मद्रास बॉम्बे ये सब बैंक स्टार्ट हुए थे। और लेकिन ये धीरे धीरे आते आते फिर प्रॉपर बैंक स्टार्ट हो गया आपका 1800 के आसपास में सर, है ना। जो प्रॉपर से बैंक चलने लगे, सारी चीज़ें सब कुछ। कोई मतलब नहीं है उस हिस्ट्री का, कोई कहीं सवाल नहीं बनते, अब नहीं पूछते, वो बहुत हल्के लेवल की बात होती है सर। बट बैंकों का एक लेवल पर अपने को समझते, मेन चीज़ क्या है अपने लिए बैंकों में काम की, वो है सर अपनी आरबीआई। जो सबसे ज़्यादा काम की जो अपने लिए है बैंक, वो कौन सी है, आरबीआई है सर। तो अपन पढ़ेंगे डेप्थ में आरबीआई के बारे में, क्योंकि आरबीआई सबसे ज़्यादा काम का आता है ना। आरबीआई जो है अपना इस्टेब्लिश कब हुआ सर, सबसे पहला सवाल। तो आरबीआई जो बनाया गया, वो बनाया गया सर आपका 1935 के अंदर, है ना। और 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 1935, ठीक है सर। इसको बनाया गया। आरबीआई का एक्ट पास किया गया सर, आरबीआई एक्ट, वो कब हुआ, 1934। आरबीआई एक्ट पास हुआ था कब, 1934 के अंदर, ठीक है सर। आरबीआई एक्ट 1934 पास किया, उसमें फिर क्योंकि एक्ट पहले आता है उसके बाद बॉडी आती है सर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल सर, आरबीआई जो है वो किसकी रिकमेंडेशन में बना है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया नहीं था। आज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नहीं थी, अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, अपनी सरकार राज कर रही थी, कौन सी, ब्रिटेन गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन के अंदर सर हिल्टन साहब जो थे, हिल्टन यंग, इनकी रिकमेंडेशन में बनाया सर, ध्यान रखना आरबीआई। तो चीज़ क्लियरली लिखना, आरबीआई वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी सर, सिंपल सा है ना। हिल्टन यंग कमेटी थी, अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था एक सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए। उस दिन आरबीआई नाम नहीं था, ध्यान रखना सर, सेंट्रल बैंक था उस टाइम, उस जमाने में। ये सब चलता रहा। उसके बाद जैसे हम आज़ाद हुए 47 के अंदर, तो आरबीआई जो है इसको नेशनलाइज किया गया, यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब है सर सिंपल सा, हुआ क्या, जब आरबीआई बनाया गया था उस दिन आरबीआई किसका था, प्राइवेटली ओन्ड था, ध्यान रखना सर। 1935 में, 1935 के अंदर प्राइवेट था ये, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा था इसके अंदर, बिजनेसमैन वगैरह उनका इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। किसी का 10%, किसी का 5%, 20%, उस तरह से था, जिसने इतना शेयर रखा। एक बात सर, प्राइवेट एंटिटी थी 1935 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है सर। आरबीआई जो है वो नेशनलाइजेशन हुआ कब, 1949 के अंदर। अपन आज़ाद हो गए 47 में, तो 49 में आज़ाद उसका नेशनलाइजेशन किया इसका, आरबीआई का। 1949 के बाद से आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की है। तो अब ओनरशिप किसके पास है इसकी, गवर्नमेंट के पास है सर। अब आरबीआई का मालिक कौन है, सरकार है सर, 100% सरकार है, किसी और का प्राइवेट पैसा नहीं है। तो बोले सर उसका क्या किया फिर, जिन जिन का जितना शेयर था उसके हिसाब से उन्हें कंपनसेशन दिया गया है, उन्हें उसके हिसाब से उन्हें उतना पैसा दे दिया गया कि भैया आपका 10% है, 5%, 2%, जो जो शेयर्स थे उसके उतना उसे दे दिया गया है। और अब ये 100% किसकी है, गवर्नमेंट की है सर। एक बात याद रखना सिंपल सी। तो आरबीआई की ब्रीफ हिस्ट्री, उसके बाद चीजें चलती आई नहीं है, फिर तो अपन लगातार चल रहा है, सारा काम हो रहा है सर। ये हुई आरबीआई की मेन चीज सर, एक स्टेब्लिशमेंट वाली बात थी, कैसे बनी वो सब चीजें, सारी बातें। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। अब देखो आरबीआई के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, जो मेन चीज है वो आती है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है आरबीआई के।
प्राइमरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये क्या है सर? तो देखो जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या क्या है इसके, एक तो ऐसा सबसे पहला काम तो रेगुलेटरी बॉडी है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी है ये, यानी पूरे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है सर। रेगुलेट का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी है जो ये जांच रखती है कि बैंकिंग सिस्टम जो है पूरा पूरा वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सर। किसी भी तरह का कोई अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है, उस तरह की कोई चीज़ हो रही है जो इलीगल है या अनलॉफुल है, उसको चेक करना सर इसका। ठीक है, पहला काम। सर बैंकों को पैसा देती है, बैंकर्स बैंक। एक बात सिंपल सी, जो बैंक है उनकी बैंक है ये, यानी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं अपनी, उन बैंकों को जब जब जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा मांगती हैं। इसका मतलब क्या निकला सर, कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है ये सर। तीसरा काम, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है सर, गवर्नमेंट की मदद करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट को जब कभी उसको पैसे की दिक्कत आती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, सबको सर हेल्प गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट में कौन कौन सी, सेंट्रल भी और स्टेट भी सर, दोनों करती है ना। ये इसके प्राइमरी फंक्शन है सर, मेन जो बात है इसकी चार फंक्शन। इसके अलावा सरकार के लिए बेसिकली पैसा कमा के भी देती है ये। पैसा कैसे कमाती है सर, बैंकों को लोन दे रही है तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कमा के दे रही है पूरा पूरा, वो सब चीज़ें ना। ये चार फंक्शन है। इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब है सर सिंपल सा, जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करती है, एमपीसी के थ्रू कंट्रोल करती है इसको। ये पढ़ेंगे, एमपीसी टॉपिक है पूरा अपन, ये इन्फ्लेशन चैप्टर आएगा पूरा एक अलग से, बैंकिंग के बाद वही आएगा चैप्टर, तो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे उसमें पूरा। किसके थ्रू करती है, एमपीसी के थ्रू सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके थ्रू करती है सर। ठीक है, ये मेजर चार फंक्शन है इसके सर, मेजर जो फंक्शन है। उसके अलावा फंक्शन तो और भी बहुत सारे हैं। तो आरबीआई का एक लेवल पे काम समझ में आया अपने को, आरबीआई एग्जिस्ट क्यों करता है। बैंकों की निगरानी रखने के लिए सर, रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकों का बैंक है, बैंकों को जब कोई जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल करती है सर, और आपकी सरकार की मदद करती है, कब, सेंट्रल की भी और स्टेट की, जब कभी उन्हें पैसे जरूरत होती है तो उनको लोन देती है, सरकारों को भी लोन देती है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना सर, आरबीआई जो है वो प्राइवेट को लोन नहीं देती, तो ये ध्यान रखना मेन चीज। आरबीआई में ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब का अकाउंट खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ सर, कितना ही पैसे वाला हो आरबीआई अकाउंट नहीं खोल सकता। आरबीआई 100% गवर्नमेंट एंटिटी है और वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही है बस। ठीक है सर, एक बात समझ में आई अपने को, ये हुई आरबीआई की बात है ना। अब देखो अपन पढ़ते हैं डेप्थ में कि बैंक कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर में कौन कौन से बैंक काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो काम कर रहे हैं आरबीआई के साथ में वो कौन कौन से बैंक हैं, वो सारी बातें। ठीक है सर, तो आते हैं नेक्स्ट चीज पे सर, टाइप्स ऑफ बैंक्स पे। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ बैंक सर, ये देखो आरबीआई, आरबीआई के अंडर में कौन कौन से बैंक आते हैं आपके, कॉमर्शियल बैंक हैं, पब्लिक बैंक, प्राइवेट और फॉरेन, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं आपकी, स्पेशलाइज्ड बैंक है और पेमेंट्स बैंक है सर। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं सर, पूरे को सब कुछ। ठीक है, पहला काम कॉमर्शियल बैंक्स, वो सारे बैंक जो सबके लिए ओपन है सर। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं आपके, शेड्यूल सेकंड में। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शेड्यूल सेकंड किसका, आरबीआई एक्ट का, शेड्यूल सेकंड ऑफ आरबीआई एक्ट। तो जो आरबीआई एक्ट है अपना, उस आरबीआई एक्ट का शेड्यूल सेकंड जो है ना, ये याद रखना बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक्ट डिस्कस किया था अपने 1934 में आया एक्ट, उस एक्ट में शेड्यूल सेकंड है, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या होता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सर, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं इसको। ये तीन तरह के होते हैं बेसिकली। पहला है पब्लिक बैंक, पब्लिक का मतलब सर जो सरकारी है, जिसमें मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है सर।
एग्जाम्पल के लिए कौन आएगा सर इसमें? SBI, PNB, ये सारे बैंक आपके जो सरकार के बैंक हैं, गवर्नमेंट इनके लिए काम करती है ना, तो PNB और ये सब बैंक आएंगे आपके सारे सारे सर। जैसे एग्जाम्पल हो गया सर इसका SBI, PNB, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है सर। प्राइवेट का, जहां मालिकाना हक किसके पास है? प्राइवेट के पास, कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे जिसके CEO MD सरकार के नहीं होते, प्राइवेट लोग होते हैं। एग्जाम्पल एक्सिस, ICICI, HDFC, ये सारे बैंक सर आपके। एक्सिस सर, फॉरेन बैंक देखो ये तो दोनों इंडियन है, पब्लिक और ये तो इंडियन बैंक है अपने। फॉरेन बैंक जिनकी ओनरशिप किसी इंडियन के पास नहीं है सर, वो आउट ऑफ इंडिया कोई पर्सन है उसके पास है, या ग्रुप ऑफ पर्सन है। एग्जाम्पल के लिए सर आपका, जैसे अपने बैंक होते हैं, आपने सुने होंगे HSBC एक बैंक है, सिटी बैंक है अपना। एग्जाम्पल सर इसका HSBC हो गया आपका, सिटी बैंक हो गया आपका। ये सारे बैंक्स इस तरह के जो होते हैं वो आपके फॉरेन बैंक्स हैं। ठीक है सर, फॉरेन बैंक ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ अलाउड है सर। हमारे बैंक भी चल रहे हैं, SBI भी है और कंट्रीज में सर। ठीक है, ब्रांचेज हैं उसकी भी, एक्सिस वगैरह के ब्रांच भी हैं, ये सब भी चल रहे हैं अपने। तो अपने को कॉमर्शियल बैंक समझ में आए सर एक लेवल पे? ठीक है, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा खोल के लिखा था, बट सर उसके बावजूद भी मतलब चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेट सी हो गई है ना। अब आती है बात कोऑपरेटिव की सर। कोऑपरेटिव जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी सर आपके दो तरह के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दो तरह के होते हैं। वो दो कौन कौन से हैं सर टाइप आपके? कोऑपरेटिव बैंक का समझते हैं, मतलब कॉमर्शियल बैंक नहीं है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों करोड़ में डील करते हैं सर, लाखों करोड़ में डील करते हैं। कुछ बड़े बैंक तो लाख करोड़ में भी हैं, सारे सारे बैंक एक्सेस वगैरह है, लाख करोड़ में नेटवर्थ है इनकी, जो वर्किंग कैपिटल है इनका। सर कोऑपरेटिव बैंक जो छोटे लेवल बैंक खुला जाता है, जिसके की ओनरशिप किसी एक के पास नहीं होती, बहुत सारे लोग मालिक होते हैं इसके, हजारों लोग मालिक होते हैं। ये खोला जाता है बेसिकली जैसे छोटे लेवल पे, कोई मान लो पर्टिकुलर छोटा टाउन है उसमें खोल दिया, कोई छोटा गांव है, 4-5 गांव ने मिलकर एक बैंक खोल लिया, उसमें गांव वालों की ही ओनरशिप है, यानी इसमें ओनरशिप भी उन्हीं की होती है, ग्राहक भी वही होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं आपके, ये दो तरह के होते हैं। एक होगा सर आपका रूरल और एक होगा आपका अर्बन। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है, रूरल गांव के एरिया में, अर्बन आपका शहर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सर आरआरबी की। आरआरबी की जो फुल फॉर्म है वो है सर आपकी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी जो होते हैं बेसिकली वो कब बनाया गया सर आपके? तो आरआरबी एक्ट 1975 में एक्ट आया था सर, 1975 में स्टेब्लिश हुए हैं। आरआरबी का मतलब होता है एक छोटे लेवल पे और ग्रामीण इलाके में, रूरल इलाके में जो बैंक खोले जाते हैं पर्टिकुलरली, उनका मकसद क्या था सर? कि जो गांव की जरूरतें हैं ना उनको पूरा करना। यानी किसी को एग्रीकल्चर में लोन चाहिए, और किसी को मान लो पर्टिकुलरली गांव के अंदर कोई उसका छोटी इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री जो होती है अपनी, आपकी खादी वाली इंडस्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गया किसी काम, डेयरी फार्मिंग हो गया, उस तरह का अगर कोई काम कर रहा है तो उन सब के लिए जो उसकी जरूरत है वो ये सब पूरा करती हैं सर। यानी गांव के अंदर बैंकिंग की रीच बढ़े उसके लिए आरआरबी स्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी जो बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक भी, वो जाके गांव में ब्रांच नहीं खोलता, क्योंकि उसकी नीड नहीं है वहां, उसको उतना कस्टमर बेस नहीं मिलेगा वहां पे, और वो उतना हाई चार्ज नहीं कर सकता वहां पे। तो आरआरबी की जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होती है वो बहुत कम होती हैं, उस तरह से डिजाइन किए गए ये। तो आरआरबी 1975 में खोले गए सर। अब देखो आरआरबी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है बेसिकली, तो वो जो कहानी है आरआरबी की वो है सर आपकी बेसिकली, इसमें 3 लोग मालिक होते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 मालिक कौन कौन होते हैं सर इसमें? एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक इसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक होती है सर इसमें स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, ये हुई बात। या फिर ऐसा कि सर इनको अलग से पेज में समझा दें, अलग समझा देते ज़्यादा बेटर रहेगा सर आपका ना, इन तीनों बैंक्स को अलग पेज में समझाते हैं, नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा बेटर रहेगा सर। ठीक है सर, लिखते हैं आरआरबी, क्योंकि देखो वहां समझ नहीं आ रहा मतलब नहीं है सर कोई भी ना। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ठीक है सर, बता ही दिया सर, आरआरबी एक्ट आया था 1975 में, उसमें बनाई गई है एक बात।
ओपन करने का मकसद क्या था, रीजनल जो आपके रीजन्स हैं, रूरल जो रीजन्स हैं उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर का कनेक्टिविटी बढ़ाना सर उसको, है ना। आरआरबी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो 3 बैंक होते हैं, 3 मालिक होते हैं सर इसके। बेसिकली फंडिंग होती है 3 लेवल पे। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिस राज्य में खोला जा रहा है वहाँ की सरकार, और आपकी एक होती है सर स्पॉन्सर बैंक जो उसे स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है सर आपकी 50%, सेंट्रल आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होती है सर 15%, और स्पॉन्सर बैंक होती है आपकी 35% मालिक। ये उनकी हिस्सेदारी ओनरशिप है बेसिकली ना, इतना उनका कैपिटल रहता है बेसिकली उस लेवल पर, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब जैसे मान लो किसी को बोल दिया पीएनबी बैंक का, पीएनबी को बोल दिया आरआरबी खोलनी है, तो उसने 5 आरआरबी खोली मान लो किसी पर्टिकुलर उसके आसपास, किसी पर्टिकुलर जिले में, उसके छोटे क्षेत्र में, तो वो जो वहाँ सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, क्योंकि वो जाके स्पॉन्सर कर देगा, अपना जो टेक्निकल सुपरविजन है वो सब दे देगा, स्टाफ दे देगा, लेकिन फंडिंग मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट करनी पड़ेगी और स्टेट को करनी पड़ेगी सर। ऑपरेशनल कॉस्ट इन दोनों को निकाल के देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। ये हुआ सर आरआरबी का काम। तो आरआरबी एक लेवल समझ में आया अपने को, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे ना। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट लिखा था उसमें अपन ने स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब होता है सर वो बैंक जो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बनाए गए हैं, यानी जिनका कोई एक मकसद है और वो मकसद ही पूरा करेंगे। वो नॉर्मल बैंक्स की तरह सारे काम नहीं कर रहे होंगे, हैं तो बैंक वो, लेकिन किसी स्पेशल मकसद के लिए, यानी अपन बोल सकते हैं सर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं ये, प्रोजेक्ट या फिर सेक्टर ओरिएंटेड लिख सकते हैं सर, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्टर ओरिएंटेड होते हैं। एग्जांपल के लिए सर आपका जैसे नाबार्ड, सुना होगा अपने नाबार्ड सर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट सर। एग्रीकल्चर और रूरल, ये सिर्फ 2 काम करेगा, ये सिर्फ 2 ही काम है इसके पास, नाबार्ड के पास सर। या तो आपको लोन मिलेगा किस में, एग्रीकल्चर में, या फिर मिलेगा आपको रूरल में, इसके अलावा लोन नहीं मिलेगा सर। कोई जाके बोले मुझे भैया BMW गाड़ी खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है, नाबार्ड में पहुंच जाए, नहीं है सर, उसके सेक्टर में नहीं आता, वो उसके एम्बेट में आता ही नहीं, उसके दायरे में नहीं आता कहीं भी, ठीक है सर। आपने सुना होगा एक एग्जिम बैंक होता है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पर्टिकुलर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो भी काम है किसी का, उसमें हेल्प करेगा, उसके अलावा हेल्प नहीं करेगा सर कुछ भी ना। आपका सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, यानी छोटे लेवल के काम करता है। फॉर एग्जांपल सर एमएसएमई, जो भी आपके एमएसएमई किसी को लोन चाहिए होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लेवल में लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं हम, उनमें किसी को लोन चाहिए सर, छोटे मोटे लोन चाहिए होते हैं, वो सब ये देगा सर। तो ऐसा नहीं है कि मान लो अंबानी साहब को लोन चाहिए वो सिडबी पहुंच गए, या अडानी को लोन चाहिए साहब मुझे 10 लाख करोड़ का लोन चाहिए तो पहुंच गए वहाँ जाके, या 10,000 करोड़ रुपये मांग रहे हैं वो, तो भैया हाथ जोड़ देंगे वो सर हमारे पास नहीं है साहब, सिडबी में आए हो आप। सिडबी सेक्टर ओरिएंटेड है सर, स्मॉल इंडस्ट्री नाम में लिखा हुआ है क्लियरली। तो ये हुए इस तरह से स्पेशलाइज्ड बैंक, जिनका एक पर्टिकुलर काम है, उस काम के लिए ही काम कर रहे हैं वो, और वो पे सेक्टर दिया गया उनको, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था अपना पेमेंट्स बैंक। अब देखो पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं बेसिकली, ये कंसेप्ट 2015-16 में स्टार्ट किया गया था बेसिकली। होता क्या था कि अब तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती कर इसकी, वैसे अपन सुने होंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो सब चीज़ें, ये बेसिकली प्रॉपर बैंक नहीं होते, नाम का बैंक लगा हुआ है, इनमें के अंदर पेमेंट करने की सुविधा होती है, आपके पेमेंट हो जाएंगे, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे। बट ये बैंक आपके किसी भी तरह की एक तो चेकबुक इशू नहीं करते सर, चेकबुक इशू नहीं करते पहली बात। आप यहाँ पे किसी भी तरह से और जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं वो सब नहीं होती, एफडी वगैरह नहीं होती इनके साथ में, चेकबुक इशू नहीं करेंगे आपकी, एफडी नहीं होती सर इसमें, एफडी नहीं होती हैं, आरडी नहीं होती हैं, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, वो सब काम नहीं होते, यानी प्रॉपर बैंक नहीं है वो, बस एक पेमेंट की सुविधा दे दी आपको, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। यानी लोग इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जमा कर सकते हैं,
और उतना ही पैसा निकलता है। इनिशियली जो रेंज थी इसकी पेमेंट्स की वो रखी गई थी 1,00,000 रुपये। जब ये स्टार्ट हुए थे तब 1,00,000 रुपये रखी गई थी, बाद में वो इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। अब 1,00,000 तक के पेमेंट कर सकते थे वो, यानी मान लो कोई इंसान बॉम्बे रहता है, उसे राजस्थान के किसी छोटे गाँव में पेमेंट भेजना है अपना, तो राजस्थान के जिसकी छोटे गाँव के आसपास पेमेंट्स बैंक होगा, एग्जाम्पल के लिए सुने होंगे ना पेमेंट्स बैंक सर आपका, जैसे एयरटेल का खोल रखा है अभी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है आपका, जियो का भी आ गया है सर। अब तो अंबानी साहब नहीं रुक रहे हैं भैया कहीं भी, है ना। और आपका इसके आगे क्या बोलते हैं इनको, जैसे एक इसका वैलेट था आपका, एयरटेल है, जियो हो गया, और सर पेटीएम का हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये पेमेंट्स बैंक है बेसिकली। तो हुआ क्या, मान लो तो उस छोटे गांव में जहां कहीं एयरटेल पेमेंट्स बैंक होगा, तो वहां से वो आदमी जाके अपने 50,000 60,000 जो उसके अकाउंट में डाले गए उन्हें वो निकाल सकता है वहां जाके। लेकिन उसमें बैंक के पूरे काम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है वो चेक लेके पहुंचे अभी मेरे को चेक साइन करना है, आप चेक से निकाल के दे दो मेरे को पैसा, वो सब काम नहीं होते। पेमेंट को ईजी करने के लिए बनाया गया था ये चीज़ें, बट इसकी जरूरत अब ज़्यादा नहीं पड़ती। उसका रीजन क्या है सर, इसी का अल्टरनेट क्या आ गया है, डिजिटल। जब से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हुआ है, डिजिटल डेवलप हुआ है, उसके बाद से सर इतनी जरूरत नहीं पड़ती पेमेंट्स बैंक की। वर्किंग है, आज भी काम कर रहे हैं, बट अभी क्या हो गया, ज़्यादा डिजिटल हो गया है सर आपका, सिंपल सा। और डिजिटल वाले कंसेप्ट पे एक नए टाइप ऑफ बैंक आ गया है सर, एक बैंकों का नया टाइप भी आ गया है, वो और भी शानदार है, नियो बैंक्स। नियो बैंक्स एक नई तरह की बैंक है सर, यानी कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिजिटल होता है सर इसका। इसका मतलब हुआ सिंपल सा सर, कहीं भी इसकी कोई ऑफिस नहीं है, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसा भी कुछ भी, ना आपसे कोई कभी स्टाफ मिलने आएगा ना बात करेगा, कोई मतलब है नहीं उसको कैसा भी। सारे काम कैसे होते हैं इनके, ऑनलाइन होते हैं सर, सारे के सारे ऑनलाइन फंक्शनिंग है पूरी पूरी 100% सर। 100% ऑनलाइन है सर, पूरा पूरा सब कुछ चीज़ें, ठीक है। पूरी पूरी फंक्शनिंग ऑनलाइन है इसकी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी इसकी, कोई ब्रांच नहीं होती सब कुछ ऑनलाइन चलेगा इनका, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको कोई शिकायत भी है तो वो शिकायत भी आपको ऑनलाइन सुनी जाएगी, पूरा रिटेल सिस्टम है इनका सब कुछ। ये नियो बैंक सर, नया टाइप ऑफ बैंक है सर, अभी लेटेस्ट जो टाइप है अभी वो ये है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा पूरा 100% ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ नहीं मिलता है कैसा भी सर, सब चीज़ें जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी, और वैसे ही सेम कहानी सर, ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऑनलाइन का ही थोड़ा ठीक है सर, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों के पास टाइम ही कम बचेगा, टाइम की कीमत ही कम रहने वाली है। जैसे अपन देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उन सब में वहाँ लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बस सब कुछ है बाकी। और हमारे यहाँ भी हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में सर लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बस गाँव के लोग आज भी ठीक ज़िंदगी जी रहे हैं, सही है वो। तो ये हुआ सर अपना नियो बैंक, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना, नेक्स्ट बार डिस्कस करते हैं सर। इसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक समझ में आ गए अपने को पूरे सर, सारे सारे जो भी थे, है ना। इस वाले में जरूर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इधर उधर का लिखा हुआ है पूरा, लेकिन बट उसको भी समझ लेना, कहीं भी अगर कोई डाउट आता है सर बताएं अपने को ना। जितने भी टाइप के बैंक्स पड़े हैं सर, उन सब के सब टाइप्स की बैंक जो है उनको रेगुलेटरी काम किसका है, आरबीआई का, ध्यान रखना सर, पूरा पूरा हर बैंक को रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, पूरा पूरा ध्यान रखना सर, है ना। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये तो हुए अपने बैंक्स के टाइप। अब है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंकों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेट्स हैं जो अपने काम किए सर, जिनका मतलब निकलता है ना। तो लिखो सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ बैंक। वो क्या है सर आपकी, जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआर, एसएलआर, वो सब चीज़ें है ना। तो देखो पहली रेट लिखो सर रेपो रेट, इसमें जो सबसे पहली रेट है वो है आपकी रेपो रेट सर, ठीक है। रेपो रेट, अब मतलब निकलता है कि रेपो रेट का मीनिंग क्या है सर। सुना होगा ना अभी, जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, अभी जून के फर्स्ट वीक में था, अभी 4-5 दिन पहले सर, कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने से मना कर दिया, ना उसने घटाई, सेम रखा है उसको, 6.5% थी
6.5 के 6.5 रखा है उसको, भी 6.5 से चेंज नहीं किया उसने। अखबार उठा के देखना सर, जो रेगुलर अखबार पढ़ रहे होंगे उनको मिलेगी ये चीज़ कि आरबीआई हैज केप्ट दी रेपो रेट अनचेंज्ड, और 6.5 रखा उसको सर। ठीक है, अब समझते हैं ये होती क्या है। देखो सर, अपन ने पढ़ा था कि आरबीआई का एक प्राइमरी फंक्शन था बैंकों को लोन देने का, कॉमर्शियल बैंकों को लोन देने का। तो रेपो रेट क्या है? वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है सर। इंटरेस्ट रेट है सर ये बेसिकली। किसी बैंक को 100 करोड़ की जरूरत पड़ी सर, वो सीधा आरबीआई को बोलेगा भैया मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, दे देंगे उसको, लेकिन भैया ब्याज कितना है? 6.5%। सिंपल था सर, समझ में आई बात बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है जो कॉमर्शियल बैंक्स को देना होता है आरबीआई को सर, आरबीआई चार्ज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेपो का मीनिंग क्या है? बात ये है सर, इसको रेपो क्यों लिखा, कुछ और भी लिख सकते थे। तो देखो रेपो का पूरा मीनिंग जो फुल फॉर्म है इसकी वो है, ये शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, एब्रीविएशन है बेसिकली, वो है आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट सर, ये है इसका पूरा मतलब। अब यहाँ मतलब क्या है सर? रीपर्चेज का मतलब क्या है? क्या रीपर्चेज करना है? तो देखो होता क्या है, हम भी जाते हैं, अगर आप लोग देखते हो सर, हम लोग भी जब कोई बैंक जाते हैं तो बैंक गिरवी रखवाता है सामान कुछ ना कुछ। भैया आपके या तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देगा, आपकी कार के अगेंस्ट देगा, घर के अगेंस्ट देगा, कुछ ना कुछ। यहाँ पर आपको सोना गिरवी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है अपने को, तभी लोन मिलता है अपने को सर। तो आरबीआई से जब लोन लेने जाते हैं ये कॉमर्शियल बैंक, तो इन्हें भी गिरवी रखना होता है। क्या गिरवी रखना होता है सर? इन्हें सिक्योरिटीज को। तो इन्हें बेसिकली सिक्योरिटीज को गिरवी रखना होता है। सिक्योरिटीज मतलब सेम कहानी सर, कोलेट्रल। तो सिक्योरिटीज गिरवी रखेंगे आरबीआई के पास, और एक वादा करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है कि हम जो सिक्योरिटी रख रहे हैं इन सिक्योरिटीज को वापस से खरीद लेंगे, हम रीपर्चेज कर लेंगे। उन सिक्योरिटीज की कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अगेंस्ट ही लोन मिलता है उसको। जैसे अपन देखते हैं ना, आपने 10 लाख का लोन लेना है तो आपको कम से कम 10 लाख से ज़्यादा की चीज़ को रखनी पड़ती है। आपकी मान लो गाड़ी 10 लाख की है तो आपको 4-5 लाख 6 लाख का लोन मिल जाएगा। ऐसा होता है ना बेसिकली नॉर्मल चीज़ों में अपन जो देखते हैं। तो सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, उन सिक्योरिटीज को दोबारा खरीदने का एग्रीमेंट है सर रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। बिल्कुल बेसिक लेवल पे कॉमर्शियल बैंक्स एग्रीमेंट करती हैं आरबीआई के साथ में कि भैया हम जो सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं आपके पास, आप हमें पैसा दे दो, हम आपको पैसा दोबारा लौटा देंगे और अपनी सिक्योरिटी दोबारा ले जाएंगे। सिंपल सी बात सर। तो ये हुई रेपो रेट। अभी रेट कितना है सर? 6.5% है। सिंपल, बिल्कुल समझ में आया सर रेपो रेट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, एक बात देखो, जितना ज़्यादा रेपो रेट होगा उतना, क्यों देखो कॉमर्शियल बैंक्स आगे लोन देते हैं किसको? कस्टमर्स को। रेपो रेट जितना ज़्यादा होगा सर उतना कस्टमर्स को महंगा मिलेगा लोन, क्योंकि खुद को बैंक को महंगा मिल रहा है। जितना रेपो रेट कम होता है उतना कस्टमर्स को लोन सस्ता मिलता है सर, एक बात। ठीक है, तो अपने को रेपो रेट समझ में आई, सिंपल चीज। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। देखो अब आती है बात रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सर? बेसिकली जो अपना आरबीआई है, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अब मान लो इन कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा पैसे को कहां जमा कर देंगे? वो आरबीआई के पास। तो यानी कि एक्स्ट्रा मनी जो होता है ना, उसे आरबीआई के पास जमा कर देते हैं सर। फिर उस पर जो आरबीआई ब्याज देता है, रेपो में क्या था? आरबीआई ब्याज ले रहा था बैंकों से, कॉमर्शियल बैंकों से। रिवर्स रेपो में क्या है? कॉमर्शियल बैंक ब्याज लेंगे किससे? आरबीआई सर। उल्टा हो रहा है, जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा हो रहा है उसका। ठीक है सर, यानी वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को जमा कर देते हैं आरबीआई के पास। सर हम लोग भी तो करते हैं भाई, सेविंग्स अकाउंट में जमा रखते हैं ना हम लोग पैसा भाई। ठीक है ठीक है, 30-40,000 50,000 रुपये एक्स्ट्रा है अपने पास, बैंक में रख देते हैं, जब कोई जरूरत पड़े निकाल लेंगे, और बैंक हमें ब्याज देते हैं उसके ऊपर। लेकिन सर एक चीज देखना, बैंक जो हमें ब्याज देते हैं और जो बैंक हमसे ब्याज लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ज्यादा कौन सी होती है? डेफिनेटली सर जो बैंक हमें ब्याज देता है, जिस पे लोन दिया उसने, हमसे जो ब्याज लेगा वो ज्यादा होगी। सेम कहानी यहां पर है, रिवर्स रेपो हमेशा कम होती है रेपो से सर, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई ब्याज ले रहा है, यहां ब्याज देगा, उल्टा हो रहा है सर।
तो रिवर्स रेपो सर हमेशा कम होती है आपकी किससे, रेपो रेट से। तो रिवर्स रेपो आज की डेट में कितना चल रहा है सर, 3.35। रेपो कितना था 6.5, तो 6.5 और 3.35 ये है बेसिक डिफरेंस सर। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एक बार कि रिवर्स रेपो इज ऑलवेज, तो सर ऑलवेज स्टेटमेंट सही था वहां पे, रिवर्स रेपो इज ऑलवेज लेसर देन रेपो रेट। सिंपल सी कहानी है सर, आरबीआई बेवकूफ थोड़ी है भाई, अगर वो सस्ते रेट पे दे देगा तो मतलब क्या निकलेगा, जेब से घाटा क्यों खाएगा सर। तो रिवर्स रेपो का उल्टा मतलब हुआ सर सिंपल सा, कॉमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे को जमा करते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, सिंपल बात। समझ गए सर एक लेवल पे, एक बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट ही आती है एक जो सवाल बनता है वो क्या, कि सर जैसे बात करूं मैं रेपो रेट की, देखो इन कंसेप्ट को समझेंगे सर इसी तरीके से ना, तभी समझ में आएगा वो चीज़ और तभी मतलब निकलता है। ये है 6.5% और जो आपकी रिवर्स रेपो है वो है आपकी 3.35। देखो पहले ये डिफरेंस जो था ना वो 1% हुआ करता था, अभी अप्रोक्सीमेट 3% है। पहले आज से 5 साल 7 साल पहले तक भी, 7 8 साल पहले तक भी सर 2015 के आसपास तक, 15 16 के आसपास तक ये 1% था लगभग, ये 6 वो 5 है, ये 5 हुई वो 4 हुई, वो डिफरेंस था। अभी क्या हुआ, रिवर्स रेपो लगातार कम होता है और रेपो लगातार बढ़ता गया है, तो ये जो डिफरेंस है ना ये इंक्रीज हो रहा है सर लगातार, ये इंक्रीज लगातार हो रहा है सर। सवाल यूपीएससी यही पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यूपीएससी जो सवाल क्वेश्चन करेगी ना कभी, वो क्वेश्चन यही करेगी कि भैया ऐसा किया क्यों जा रहा है, कि रेपो रेट लगातार बढ़ाई जा रही है और रिवर्स रेपो को नहीं बढ़ा रहे। तो इसका मतलब क्या है सर, आरबीआई को बेनिफिट ज्यादा चाहिए, सिंपल सी कहानी है सर, क्योंकि बैंक जो है वो एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल वाला चीज है वो तो हो ही जाती है, ठीक है सर। आरबीआई नहीं चाहती कि बैंक जो है वो एक्स्ट्रा पैसे को उसके पास रखें, क्योंकि उन्हें जब कम लोन कम ब्याज मिलेगा तो आरबीआई उसके पास नहीं रखेंगे। जब 3.35 मिल रहा है उसकी जगह तो अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा आएगा, यानी मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना सर। ये जो डिफरेंस है ना वो क्यों किया जा रहा है, मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, यही इंप्लीकेशन है इसका, यही मीनिंग निकलता है इस बात का। और सवाल इस तरह के आते हैं, ध्यान रखना सर, यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछ रही है वो लगातार इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं और इन पर ही जोड़ दिया करो हमेशा, इसीलिए उस बात को समझो वो है क्या और उसका फिर अभी क्या हो रहा है उससे जोड़ दो उसको। सर गारंटी है सवाल आपका गलत नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यूपीएससी इससे ज्यादा घुमा नहीं सकती, इतना घुमाती है वो। और लोग कहते अभी सर डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चंस बुक में नहीं दे रखे हैं, कहीं भी किसी बुक में नहीं दे रखे, आईएएस की किताब में भी नहीं दे रखे हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं है कहीं, लेकिन आपको इस तरह से उसको करना होता है सर समझने के लिए, है ना। एक बात सर सिंपल सी, तो अपने को रेपो रिवर्स रेपो दोनों बात समझ में आ गई सर। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे। देखो नेक्स्ट बात आती है अपनी, जैसे एक और है अपना सीआरआर, नेक्स्ट जो रेट है सर अपनी, इसका मतलब होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है सर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है सिंपल सा, जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है सर, कि बैंक कोई भी बैंक जितने पे काम कर रहा है, जितना उसका जो कैपिटल पे काम कर रहा है सर, उस अमाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट का किसी बैंक का, अब देखो मैं प्योरली एग्जांपल ले रहा हूँ सर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा एग्जांपल पूरी इकोनॉमी पर 100 ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो 100 रुपये होंगे 100 करोड़ होंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल है, प्योरली एग्जाम्पल सर ना। मान लो 100 पे काम कर रहा है वो, ठीक है सर, इस 100 में से एक पर्टिकुलर अमाउंट इस बैंक को कहां करना पड़ेगा सर, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। और वो क्यों, एज ए सिक्योरिटी। होता है ना, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी एक अमाउंट होता है हर चीज का सर, आप कहीं घर लेने जाते हो, रेंट पे रहते हो, कुछ भी करते हो तो एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसी का। उसका रीजन क्या होता है सर, कि अगर कल को ये बैंक डिफॉल्ट कर जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तो रहना चाहिए बैंक आरबीआई के पास, जिससे वो कहीं ना कहीं एक लेवल तक लोगों की मदद कर सके सर, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या फिक्स किया हुआ है अभी, सीआरआर जो है वो है आपका 4.5%। किसी बैंक का जितने में वो काम कर रहा है उसका उसको 4.5% पैसा जो है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। सीआरआर में क्या है, जो बैंक है आपका, बैंक नीड्स टू डिपॉजिट
कैश जमा करना है सर को ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर अमाउंट नीड्स टू डिपॉजिट विद द आरबीआई, और सर वो परमानेंटली आरबीआई के पास ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है आज जमा किया कल निकाल लिया, जब तक बैंक चलेगा। मान लो उसकी आज 100 पे काम कर रहा था, फिर 150 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 10,000, कोई बैंक 1 लाख करोड़ पहुंच गया, तो जो भी अमाउंट है उसका 4.5% जिसमें वो काम कर रहा है, जिस अमाउंट पे काम कर रहा है उस काम करने वाले अमाउंट को, कैपिटल अमाउंट को आपके को 4.5% उसे हमेशा आरबीआई के पास रखना है, डिपॉजिट विद आरबीआई सर हमेशा, और छोड़ देना है उसको, वो आप कभी भी यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है सर, एक बात। अब देखो आरबीआई कमाता कैसे है सर, आरबीआई के पास ये 4.5% है, आरबीआई को इस अमाउंट के ऊपर सर किसी भी तरह का लोन, उनको इंटरेस्ट भी नहीं देना होता। ध्यान रखना सर एक चीज सिंपल सी, जो आरबीआई है आपका, आरबीआई इस सीआरआर के ऊपर कभी भी लोन नहीं देता कैसा भी, एक चीज ध्यान रखना सर सिंपल सा, बहुत सिंपल बात। आरबीआई ने जो भी अमाउंट ये लिया है आपसे, जो बैंक से लिया है उसने अमाउंट, इस अमाउंट को सर वो कभी भी किसी भी कंडीशन में ना तो उस बैंक को वापस देगा। ये कब काम आता है, जब बैंक जो है डिफॉल्ट कर गया या किसी भी तरह से कस्टमर्स को कोई और दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए। देखा ना अपने बैंक के सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, अभी जैसे पीएमसी में हुआ था बैंक में डिफॉल्ट करेगा, वो सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों के लिए सर। तो अपने को सीआरआर समझ में आया, 4.5% पैसा आपको बैंक के पास, आरबीआई के पास छोड़ के भूल जाना है सर, ये सिक्योरिटी है आपकी उस बैंक की पर्टिकुलर। ठीक है सर, एक बात क्लियर। ये कैश में जमा होता है, आरबीआई के पास जमा रहता है हमेशा, उसको छेड़खानी नहीं करनी है, आप कभी भी छेड़ना नहीं है बिल्कुल, कभी भी सर किसी भी तरह से। सीआरआर समझ में आया अपने को, तो रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर सर, ये सब बातें समझ में आई अपने को ले ली। बाकी अपन सर नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं ना। तो देखो सेम कहानी है। अच्छा, सीआरआर अगर मान लो बढ़ा दी जाए, तो सवाल तो अपने को मेन तो सवाल से मतलब है, मान लो सीआरआर बढ़ा दी जाए, 4 की जगह इसको कर दिया सर 6%, तो क्या मतलब निकलेगा, इंप्लीकेशन क्या होगा इस बात का, अगर इसको 6% कर दिया जाए तो बैंक के पास वर्किंग कैपिटल कम बचेगी ना। जब बैंक के पास अगर वर्किंग कैपिटल कम बचेगी तो डेफिनेटली सर बैंक के लिए जितने में बैंक काम कर रहा था वो पैसा ही कम हो जाएगा, उसके पास पूंजी कम हो जाएगी। जब पूंजी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट भी कम होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो अगर सीआरआर बढ़ाया जाए तो बैंकों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ये उसका इंप्लीकेशन है, उसका मतलब निकलता है, उसका इंप्लाइड मीनिंग है सर। ठीक है, अगर एक कम कर दिया जाए, सीआरआर जब जब कम होता आता है, इसका मतलब क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है, यानी आरबीआई को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। सीआरआर अगर वो 4 पे ले आए, 3.5 ले आए, 3 पे ले आए, तो इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है, तो सिक्योरिटी अमाउंट आरबीआई ने कम कर दिया है सर बेसिकली। ठीक है सर, समझ में आया अपने को, ये हुई एक बात। देखो अपने कई बार सुना होगा ना, आपने एक सुनने को मिलता है कई बार अपने को कि जैसे बैंक डिफॉल्ट कर गया तो आपके अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखना सर, आपको सेविंग्स अकाउंट में आपके में 1 लाख तक मैक्सिमम पैसा मिलता है आपको, ये ध्यान रखना। ये जो आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जनरल सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं, करंट की बात नहीं कर रहा मन में। और दूसरी बात सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो अपने सबके घरों में सर, मेरे घर में भी हर घर में होता है ऐसा, कि जो मम्मी रख के आती है ना लॉकर के अंदर, पीएनबी में, एक्सिस में, किसी बैंक में लॉकर खुलवा रखा है, बैंक लॉकर का पैसा भी लेता है सर, उसमें जो भी सामान आपने रखा है, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 10 लाख का, 50 लाख का हो, सोना चांदी जो भी आप रख के आए हो, उसका किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं होती बैंक की। ध्यान रखना सर, ये बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होता कि आपने 10 लाख का सोना रखा था, 20 लाख का रखा था, कल को उस बैंक में चोरी हो जाए सर, वो सबको जीरो हो, ध्यान रखना। तो बोले सर घर वालों को कि नहीं रखा करें उसमें, हालांकि नहीं मानते, वो थोड़ा समझते कम है इस चीज को, लेकिन सर समझें इस बात को। तो बैंक डिफॉल्ट करता है तो उस केस में सीआरआर रखा जाता है, सीआरआर उसके लिए बस, ये एक थोड़ी वो वाली बात थी, बस बता दी सर ऐसे ही। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन इसके आगे और डिटेल्स में करेंगे। ये अपना रेपो, रिवर्स रेपो हुआ, सीआरआर हुआ, इसके बाद एसएलआर वगैरह बहुत सारी डिटेल्स आएंगी आपकी, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर आपके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।